क्या 2029 में भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वो भविष्यवाणी सच होने जा रही है जिसे बरसों पहले कांशीराम जी ने देखा था? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आयरन लेडी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री और करोड़ों शोषितों की मसीहा कुमारी मायावती जी की। क्या 2029 के आम चुनाव में मायावती देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी? सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है और रणनीतियों की बिसात बिछाई जा चुकी है। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और उस रास्ते की सबसे बड़ी दावेदार एक बार फिर हुंकार भर रही हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है कि एक दलित की बेटी देश का नेतृत्व करे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपनी ताकत दिखाने के लिए कमेंट बॉक्स में DSP डैट जरूर लिखें। आज के इस विशेष वीडियो में हम मायावती के मिशन 2029 का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो के अंत में एक ऐसा खुलासा है जो विपक्षी खेमे की नींद उड़ा सकता है, इसलिए एक सेकंड के लिए भी नजरें न हटाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ सच बिना डरे बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस महाविश्लेषण को। मायावती का राजनीतिक उत्थान कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये दशकों के संघर्ष, त्याग और एक अटूट विचारधारा का परिणाम है। 2029 की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि मायावती ने भारतीय राजनीति की व्याकरण को कैसे बदला। दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाली एक युवती जब कांशीराम के संपर्क में आई तो उसने इतिहास बदलने की ठान ली। उन्होंने उस दौर में राजनीति शुरू की जब दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन उन्होंने उन्हें हुक्मरान बनने का सपना दिखाया। 2029 के परिदृश्य में मायावती की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज देश का मतदाता एक बार फिर से मजबूत और स्थिर नेतृत्व की तलाश में है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से गठबंधन की राजनीति का पुनरुद्धार हुआ है, वो मायावती के लिए एक स्वर्ण अवसर लेकर आया है। उनका कोर वोटर, जो साइलेंट वोटर माना जाता है, आज भी अपनी बहन जी के एक इशारे पर एकजुट होने की क्षमता रखता है। 2029 का चुनाव केवल मुद्दों का नहीं, बल्कि अस्मिता और सम्मान का चुनाव होगा, जहां मायावती एक धुरी के रूप में उभरेंगी। राजनीति के पंडित अक्सर मायावती की चुप्पी को उनकी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वे जब भी शांत होती हैं तो एक बड़े तूफान की तैयारी कर रही होती हैं। 2007 का वो ऐतिहासिक चुनाव याद कीजिए, जब बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित का वो अनूठा संगम आज भी भारतीय राजनीति के लिए एक केस स्टडी है। 2029 के लिए मायावती इसी तरह के एक नए और व्यापक सामाजिक समीकरण पर काम कर रही हैं। वे जानती हैं कि केवल जातिगत आंकड़ों से पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए वे इस बार आर्थिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को अपना मुख्य हथियार बना रही हैं। उनका ध्यान इस समय उन राज्यों पर है जहां बसपा का जनाधार बिखरा हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बसपा का वोट शेयर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2029 में यदि त्रिशंकु संसद की स्थिति बनती है तो मायावती वह पहली पसंद होंगी जिस पर क्षेत्रीय छत्रप अपनी मोहर लगा सकते हैं। प्रशासनिक क्षमता की बात करें तो मायावती का मुकाबला करना कठिन है। उनके 4 मुख्य मंत्रित्व काल उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण युग माने जाते हैं, विशेषकर कानून व्यवस्था के मामले में। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी भेदभाव के अपराधियों पर नकेल कैसे कसी जाती है। 2029 की दौड़ में उनकी ये छवि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज जब जनता भ्रष्टाचार और लचर प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त होती है तो उसे मायावती मॉडल की याद आती है। उन्होंने अपने शासन में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास किया। जेवर एयरपोर्ट से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे तक की नींव उनके काल में ही रखी गई थी। प्रधानमंत्री पद के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न केवल राजनीति समझे बल्कि विशाल देश के जटिल तंत्र को भी बखूबी चला सके। मायावती ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को चलाकर ये साबित कर दिया है कि उनके पास वो विजन और शक्ति है जो एक देश के मुखिया में होनी चाहिए। 2029 में उनके इसी कड़क शासन के अनुभव को जनता के सामने पेश किया जाएगा। 2029 की राह में चुनौतियां हिमालय जैसी ऊंची हैं, लेकिन मायावती का इरादा भी फौलादी है। भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति और कांग्रेस की न्याय यात्रा के बीच बसपा को अपनी जगह बनानी है। पिछले चुनावों में जिस तरह से पिछड़ों और दलितों के एक वर्ग का झुकाव अन्य दलों की ओर हुआ, उसे वापस लाना मायावती की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। आकाश आनंद को पार्टी में सक्रिय करना इसी रणनीति का हिस्सा है। वे युवाओं से संवाद कर रहे हैं, तकनीक का सहारा ले रहे हैं और बसपा की विचारधारा को 21वीं सदी के युवाओं की भाषा में समझा रहे हैं। 2029 तक ये युवा कैडर पूरी तरह तैयार होगा, जो सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक विपक्ष के हर हमले का जवाब देगा। मायावती इस बार सिर्फ रैलियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे घर घर जाकर अपने पुराने वोट बैंक को जोड़ने की मुहिम पर ध्यान दे रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। क्या दक्षिण भारत के राज्य एक उत्तर भारतीय दलित नेता को स्वीकार करेंगे? इसका उत्तर मायावती के बहुजन दर्शन में छिपा है। बहुजन समाज केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है,
बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। 2029 के चुनाव में मायावती खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रही हैं जो केवल एक क्षेत्र या जाति की नहीं, बल्कि पूरे देश के वंचितों की आवाज है। वे अक्सर कहती हैं कि जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। ये संदेश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गूंज रहा है। क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके, टीएमसी या टीडीपी भी मायावती के साथ काम करने में सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मायावती राष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलित और अनुभवी खिलाड़ी हैं। संविधान और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आज देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मायावती ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने की कसम खाई है। 2029 के चुनाव में संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा नारा होने वाला है। मायावती इस मुद्दे पर सबसे मुखर रही हैं। वे मानती हैं कि आरक्षण और दलितों के अधिकार केवल संवैधानिक सुरक्षा से ही संभव हैं। अगर 2029 में दलित पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर ये महसूस करता है कि उनके अधिकार खतरे में हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से मायावती के हाथी के निशान के नीचे जमा होंगे। यह एकजुटता उन्हें दिल्ली की गद्दी तक ले जाने के लिए पर्याप्त होगी। उनकी योजना इस बार केवल सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन राज्यों में पैठ बनाना है जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, ताकि वे एक अनिवार्य शक्ति, एसेंशियल फोर्स बन सकें। मायावती की राजनीति को अक्सर केवल जातिगत चश्मे से देखा जाता है, लेकिन 2029 की दौड़ में उनका सबसे बड़ा हथियार उनका आर्थिक आत्मनिर्भरता मॉडल होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिना किसी भारी कर्ज के राज्य के बजट को संतुलित रखा और बड़े विकास कार्यों को अंजाम दिया। 2029 के आम चुनाव में वे इसी वित्तीय अनुशासन को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की तैयारी में हैं। उनका विजन है कि देश का विकास केवल मुट्ठी भर उद्योगपतियों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। वे लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा हों। उनका मानना है कि जब तक गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत एक महाशक्ति नहीं बन सकता। 2029 में उनका नारा आर्थिक समानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर केंद्रित होगा, जो उन्हें अन्य पारंपरिक आर्थिक नीतियों से अलग खड़ा करेगा। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और विदेश नीति के संदर्भ में भी मायावती एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखती हैं। प्रधानमंत्री पद की दावेदार के रूप में वे एक ऐसी विदेश नीति की वकालत करती हैं जो सम्मान और संप्रभुता पर आधारित हो। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत के सपने को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वे बौद्ध कूटनीति, बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी का सहारा ले सकती हैं, जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। 2029 के चुनावी घोषणा पत्र में बसपा संभवतः रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण लेकिन सख्त संबंधों को प्राथमिकता देगी। मायावती का मानना है कि एक मजबूत राष्ट्र वही है जिसकी सीमाएं सुरक्षित हों और जिसकी आंतरिक एकता अटूट हो। उनकी प्रशासनिक शक्ति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में सहायक सिद्ध होगी। यह उन मतदाताओं के लिए एक बड़ा संदेश होगा जो देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर संवेदनशील हैं। महिला सशक्तिकरण और आधी आबादी के हक की लड़ाई 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, और इस मोर्चे पर मायावती एक ऐसी अजेय योद्धा के रूप में खड़ी हैं जिनका मुकाबला करना किसी भी अन्य राजनेता के लिए लगभग असंभव है। जब हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं तो मायावती का नाम केवल एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक लिविंग लेजेंड के तौर पर उभरा है, जिसने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर सत्ता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। 2029 के रण में मायावती का ये पक्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा, क्योंकि वे खुद उस संघर्ष की उपज हैं जिसे देश की करोड़ों महिलाएं रोज जीती हैं। मायावती का राजनीतिक जीवन उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अभावों और सामाजिक भेदभाव के बीच पली बढ़ी हैं। दिल्ली के एक साधारण परिवार की बेटी जिसने शिक्षक बनने का सपना देखा और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की, उसने जब राजनीति के कीचड़ में कदम रखा तो मंशा सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सत्ता के चरित्र को बदलना था। 2029 के चुनाव में मायावती इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगी कि एक महिला का प्रधानमंत्री बनना केवल सांकेतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो वास्तविक शक्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही ये दिखा दिया था कि जब एक महिला के हाथ में कलम और कानून की ताकत आती है तो बड़े बड़े बाहुबली और अपराधी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका शासनकाल आज भी कानून व्यवस्था के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जहां आधी रात को भी एक महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती थी। 2029 के लिए मायावती का विजन केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रही हैं। वे जानती हैं कि जब तक महिलाओं के हाथ में आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, तब तक उनकी आज़ादी अधूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव रख सकती हैं जो सीधे तौर पर महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंक और बाजार से जोड़ें।
उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा शुरू की गई महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना और सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना जैसी दूरदर्शी सोच को अब पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। 2029 में मायावती का तर्क होगा कि यदि एक दलित की बेटी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य को सफलतापूर्वक चला सकती है, तो वो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। विरोधी अक्सर उन पर हमले करते हैं, लेकिन मायावती ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, बल्कि उन्होंने हमेशा पावर कार्ड से जवाब दिया है। 2029 के चुनाव में वे देश की करोड़ों गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को ये विश्वास दिलाएंगी कि उनके हक की रक्षा केवल वही कर सकती हैं जिसने खुद शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। आज के दौर में जहां महिला सुरक्षा एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, मायावती का कड़क प्रशासन वाला चेहरा जनता को एक भरोसेमंद विकल्प देता है। वे एक ऐसी प्रधानमंत्री की छवि पेश कर रही हैं जो भावुक भाषणों के बजाय ठोस कार्यवाही और सख्त फैसलों में विश्वास रखती हैं। इस मिशन में उनका साथ देने के लिए बसपा का कैडर अब महिलाओं के बीच छोटे छोटे समूहों में जाकर बहन जी के संघर्ष की गाथा सुना रहा है। 2029 का चुनाव इस मायने में ऐतिहासिक होगा क्योंकि इसमें महिला मतदाता किसी के प्रभाव में आकर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भविष्य और अपनी अगली पीढ़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट करेंगी। और जब बात सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की आएगी तो मायावती का नाम सबसे ऊपर होगा। वे अक्सर कहती हैं कि शक्ति मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है, और 2029 में वे इसी शक्ति को भारत की महिलाओं के हाथों में सौंपने का संकल्प ले रही हैं। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मायावती का प्रधानमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि ये सदियों से हाशिए पर रखी गई आधी आबादी की जीत होगी। ये उस विचारधारा की जीत होगी जिसने सिखाया कि सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर उठाकर जीना ही असली लोकतंत्र है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 2029 में देश की कमान एक ऐसी महिला के हाथ में हो जो फौलादी इरादों वाली हो, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि मायावती जी का महिला सशक्तिकरण मॉडल 2029 में गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय साझा करें, और अगर आप उनके इस मिशन का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में BSP डैड लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाएं ताकि वे जान सकें कि आने वाला समय किसका है।